नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था परमाणु की संरचना, ये उसकी वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 2 तक मैंने आपको सारे परमाणु के मॉडल, परमाणु कण क्या होते हैं, परमाणु कण, ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब इस वीडियो से हमने इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है परमाणु में, ये सब पढ़ना है। देखो यार, अभी तक सारे साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के अंदर होते हैं, ठीक है। नील्स बोर ने आखिर में ये बोला कि परमाणु जो है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक परमाणु के अंदर कुछ निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं, यानी कि निश्चित कक्षाओं में, निश्चित रास्तों में, कुछ फिक्स्ड रास्ते होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो अब इस चीज़ पर जब सवाल उठे तो दोनों साइंटिस्ट, नील्स बोर और एक और साइंटिस्ट आए उनके साथ, ब्यूरी, दोनों ने इस पर मतलब रिसर्च करी और वहाँ से उन्हें कुछ रिजल्ट्स मिले। वो रिजल्ट्स ये थे कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो आप परमाणु मतलब एक परमाणु के अंदर जो आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हो ना, वो 2n² के फॉर्मूला से भर सकते हो, ठीक है। अब ये 2n² वाला फॉर्मूला क्या था, अभी मैं आपको ये बताने से पहले थोड़ा सा नील्स बोर का मॉडल रिकॉल कर लेते हैं। नील्स बोर का मॉडल था क्या? देखो, नील्स बोर के मॉडल में उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो परमाणु होता है उसके पास कुछ फिक्स्ड रास्ते होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कक्ष, ठीक है। उनके पास कुछ फिक्स्ड रास्ते होते हैं, एक परमाणु के अंदर कुछ फिक्स्ड रास्ते होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उन्हें बोला जाता है कक्ष। पहले कक्ष का नाम होता है K, दूसरे कक्ष का नाम होता है L, तीसरे कक्ष का नाम होता है M और चौथे कक्ष का नाम होता है N, ठीक है। और इसके आगे भी होते हैं, ठीक है, इसके आगे भी होते हैं O, P, Q, आगे भी होते हैं। लेकिन आपकी क्लास में, आपके सिलेबस में पहले 20 हैं, तो पहले 20 तत्व हैं, तो पहले 20 तत्वों के लिए केवल यही 4 यूज होंगे, इसलिए हम इन्हीं चारों की बात करेंगे, ठीक है। इसकी जो संख्या होती है, इसकी कक्ष संख्या होती है 1, इसकी कक्ष संख्या होती है 2, इसकी 3 और n की होती है 4, ठीक है। कक्ष संख्या को n से लिखा जाता है, ठीक है, कक्ष संख्या को स्मॉल n से लिखा जाता है। अब नील्स बोर ने बोला था कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति तो करते हैं लेकिन ऊर्जा विकृत नहीं करते। इलेक्ट्रॉन जब भी गति करता है, रदरफोर्ड ने ये तो बोला था कि यार इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम तो रहा है, लेकिन मैक्सवेल ने आके फिर ये बोल दिया कि यार आप बोल रहे हो कि कोई भी आवेशित कण घूम रहा है तो वो ऊर्जा तो विकृत करेगा। लेकिन इसी बात को नील्स बोर ने ठीक करते हुए बोला कि इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो वो ऊर्जा विकृत नहीं करता, ठीक है। और वो न्यूक्लियस के आसपास, नाभिक के आसपास चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और चारों ओर चक्कर लगाता है वो एक फिक्स्ड रास्ते में। इन फिक्स्ड रास्तों को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, ठीक है। इन फिक्स्ड रास्तों को हम क्या कह सकते हैं? ऊर्जा स्तर भी कहते हैं या कक्ष भी कहते हैं। इनकी जो ऊर्जा होती है अपनी अलग अलग ऊर्जा होती है। K की अलग ऊर्जा होगी, L की अलग होगी, M की अलग होगी, N की अलग। जैसे जैसे ये कक्ष बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? K की जो ऊर्जा होगी, K शेल की, K कक्ष की जो ऊर्जा होगी वो सबसे कम होगी, L की उससे ज्यादा, M की उससे ज्यादा और N की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई? जैसे जैसे कक्ष संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा भी बढ़ती है, ठीक है। अब बोर और ब्यूरी स्कीम जो मैं आपको बता रहा था, बोर और ब्यूरी स्कीम ने एक फॉर्मूला दिया, दोनों ने मिलकर एक फॉर्मूला दिया कि आप पूछ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे कैसे, तो उन्होंने बोल दिया कि आप इस फॉर्मूला को यूज करके भरो, ठीक है। मतलब एक कक्ष के अंदर अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो इस फॉर्मूला से हम बता सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम, ठीक है। अभी इसको समझना कैसे होगा, ठीक है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन एक कक्ष के अंदर जो आ सकते हैं उसे हम बोल सकते हैं 2n²। अब ये 2n² क्या है? उन्होंने कहा कि K कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आप उसके अंदर 2n² का फॉर्मूला लगा लो। n क्या है? n जो है हमारी कक्ष की संख्या, यहाँ पर जो n है वो है कक्ष संख्या। तो k के लिए हम n कितना बोल सकते हैं? k के लिए हमारा जो n होता है वो 1 होता है। फॉर्मूला लगाते हैं 2n² का, 2n², 2 × 1², ठीक है। कितना हो गया? 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं k के अंदर? अधिकतम k के अंदर आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? कैसे निकाले जाते हैं इलेक्ट्रॉन? k के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 और आप इसके अंदर 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, इससे कम भर सकते हो, 1 भर सकते हो, ठीक है, 1 भर सकते हो, लेकिन कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम इसमें नहीं भर सकते। ये बात क्लियर हो रही है आपको? चलो अब बात करते हैं L कक्ष की। तो L कक्ष के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। तो 2n² वाले फॉर्मूला में हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पर लगा देंगे 2 का स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई? 2 का स्क्वायर कर दिया हमने। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 2 = 8। आंसर कितना आया? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि L शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? L कक्ष के अंदर हम भर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है आपको? कैसे कर रहे हैं हम लोग? ये इलेक्ट्रॉन का वितरण कर रहे हैं अभी हम, इसके बाद संयोजकता करेंगे, इलेक्ट्रॉन वितरण, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वितरण दिया जाता है 2n² से, हम वही फॉर्मूला लगा के अभी करते हैं। n m के लिए जो n की संख्या होगी वो कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। आप इसमें फॉर्मूला लगाओ 2n² का, 2n² के लिए 2 × 3 का स्क्वायर, n की जगह पर 3 है तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है। 3 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 9 × 2 कितना करोगे? 9 × 2 कितना आ गया? इसके अंदर आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान देना, m के अंदर आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम बोल रहा हूँ, बार बार अधिकतम बोल रहा हूँ। m के अंदर अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि m कक्ष 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख सकता है। इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन की जगह है। n के लिए जो n की संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 2n² वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16, 16 × 2, यानी कि n के अंदर आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन
हम कभी भी इन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं करते हैं, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं किया जाता। क्यों? देखो अभी हमने पढ़ा कि K के अंदर, यहां पर मैं लिख रहा हूं अधिकतम जो आ सकते हैं वो KLM/N, K के अंदर अधिकतम आ सकते हैं 2, L के अंदर 8, M के अंदर 18 और N के अंदर आ सकते हैं 32, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रॉन इसके हिसाब से नहीं भरते हैं, फिर भी हम इलेक्ट्रॉन इसके हिसाब से नहीं भरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे लुईस, यार ये मेरे ख्याल से आपको कोई टीचर नहीं बताता, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे लुईस, आपको बस ये समझा रट्टा मरवा दिया जाता है कि आप इसको 282 से याद रख लो। 282 से याद नहीं रखना, उसके पीछे की कहानी सुनो। एक साइंटिस्ट थे लुईस, उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने अपनी थ्योरी दी, उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि सबसे स्थिर परमाणु वही होता है जिसके बाहरी कक्ष में केवल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आई? एक साइंटिस्ट थे लुईस, ठीक है। आप जाके अपने किसी को भी बता देना, कोई भी आपसे पूछे कि 8 ही क्यों भरते हैं, 282 ही क्यों भरते हैं, अधिकतम तो इतने आ सकते हैं, तो आप बोलना कि एक साइंटिस्ट थे लुईस जिनका नाम था, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि सबसे स्थिर परमाणु, सबसे स्टेबल एटम, सबसे स्थिर परमाणु वही होते हैं जिनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उनकी थ्योरी जो थी वो प्रूव करनी थी हमें। ये सारी जो थ्योरीज हैं ये 11th क्लास में आगे चल के आती हैं अगर आप साइंस लोगे तो, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना याद रखो, एक साइंटिस्ट लुईस ने, उन्होंने क्या बोल दिया कि परमाणु, सबसे स्थिर परमाणु वही होता है जिसके बाहरी कक्ष में केवल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसी के हिसाब से उन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रॉन को इसके हिसाब से मत भरो। उन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रॉन को इसके हिसाब से ना भर के कुछ इस तरीके से भरो। K में तो 2 ही आ सकते हैं, तो इसमें तो हम 8 भर ही नहीं सकते क्योंकि इसकी क्षमता ही 2 है, तो यार इसमें 8 कहां से भर दोगे, ठीक है। L के अंदर आ सकते हैं 8, तो बिल्कुल 8 है। M के अंदर 18 तो आ सकते हैं, लेकिन हम कितने भरते हैं इसमें? अधिकतम केवल 8 भरते हैं। बाहरी कक्ष मतलब जिसमें आखिरी में इलेक्ट्रॉन जाए, ठीक है। आखिरी बार जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसे हम बाहरी कक्ष बोलेंगे। N के अंदर भी कितने आ सकते हैं? 32, लेकिन इसके अंदर भी हम केवल 8 भरते हैं। लेकिन जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में आपको सिर्फ N में 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। आपके सिलेबस में पहले 20 तत्व हैं, पहले 20 तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन वितरण होता है वो यहीं तक रुक जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या आप आगे हम बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। पहले 20 इलेक्ट्रॉन का वितरण यहीं तक रुक जाता है। खैर आगे भी कक्ष होते हैं इसके, O P Q आगे भी कक्ष होते हैं, ठीक है। M तक, N तक लिमिटेड नहीं है, ये N तक लिमिटेड नहीं है, आगे भी कक्ष होते हैं। बोर के मॉडल के हिसाब से आगे भी हैं। लेकिन उन्होंने कहा, जो लुईस थे, उन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को ऐसे लिखो। देखो अगर आप अपनी बुक के अंदर देखोगे तो बुक के अंदर यही पॉइंट लिखा हुआ है कि सबसे भारी कक्ष केवल 8 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। केवल 8 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। लेकिन इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि लुईस की थ्योरी थी, उन्होंने कहा था कि परमाणु सबसे स्थिर परमाणु वही होगा जिसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये मैंने क्या लिखा है? ये आपके क्लास के सिलेबस के हिसाब से लिख दिया, मतलब इसके आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब N के अंदर आपको 3 नहीं दिखेगा, N के अंदर 2 तक तो दिखता रहेगा, ये तो सारा एज इट इज रहेगा। मतलब 282 अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे उसे आपको बस यही देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉनिक वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहा जाता है, याद रखना। इस इलेक्ट्रॉनिक वितरण को, इलेक्ट्रॉन के वितरण को परमाणु के अंदर, चलो मैं इसकी डेफिनेशन बोल देता हूं, लिख लेना। परमाणु के अंदर या ऐसे लिखो, परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, ठीक है। परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, आप याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। चलो तो अब इस पे एग्जांपल ले लेते हैं यार। एग्जांपल देखो, इस फॉर्मूला के हिसाब से हमने ये तो पढ़ लिया कि कहां से आया, ये बात समझ में आई। अधिकतम आप इतने भर सकते हो। हाँ, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अधिकतम कितने रख सकता है, N के अंदर आप अधिकतम कितने रख सकते हो, तो 32 रख सकते हो। M के अंदर अधिकतम कितने रख सकते हो, 18 रख सकते हो। लेकिन भरे कितने जा सकते हैं? अधिकतम भरे कितने जा सकते हैं? 8 भरे जा सकते हैं। ये बात याद रखना, डिफरेंस है दोनों में। मैं पूछ रहा हूं N के अंदर कितने आ सकते हैं अधिकतम? N की क्षमता क्या है? 32 है, लेकिन कितने भर सकते हैं हम? 8 भरेंगे, ठीक है, 8 भरेंगे। K में तो 2 ही आ सकते हैं, तो K की क्षमता भी वही है और K में अधिकतम भी वही आते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम से पहले चलो सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम के अंदर होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम के अंदर होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो लिख लेते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। अब 11 इलेक्ट्रॉन को आपको इसके हिसाब से भरना है, वो तो अधिकतम है, इसके हिसाब से भरना है, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन को। तो K में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको मैं बोलूं, क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाओ। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आप सबसे पहले ये लिखोगे KLMN। उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन देना शुरू करोगे, यहां से। अभी हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, K में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2। हमने K को 2 दे दिए, हमारे पास कितने बच गए? यहाँ पर 9 बच गए। हमने 11 में से 2 K को दे दिए, कितने बचे? 9 बचे। L में अधिकतम 8 आ सकते हैं। क्या हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है? हमारे पास तो 9 है, हमारे पास तो 9 है ना, तो हम K को 8 दे सकते हैं आराम से। हमने 8 दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास। देखो कितने हो गए, 2 और 8 10 हो गए ना। तो M में हम कितने भर सकते हैं? 1 भर देंगे, ठीक है। इनके अंदर इससे कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इससे कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे, ध्यान रखना। कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे, तो इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं और इसे इलेक्ट्रॉन वितरण भी कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे किया जाता है? अधिकतम इतने आ सकते हैं। अधिकतम का फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर आपसे कोई पूछे, आपसे कोई वाइवा में मान लो
क्वेश्चन पूछ ले कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताओ एक कक्ष में कितने भरे जा सकते हैं, तो आप बोलोगे कि 2n² के फॉर्मूला से दे सकते हैं। अगर कक्ष की संख्या 1 2 3 हो तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन बता देना। लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय कैसे भरोगे, 288 के हिसाब से भरोगे। ठीक है, ये n तो 2 तो आपका कैल्शियम का है, ये मत समझ लेना कि 288 यही होता है। वैसे मैंने स्कूल में देखा है, काफ़ी स्कूलों में देखा है कि उनको ये चीज़ रटवा दी जाती है बच्चों को, 288 के हिसाब से भरो। ये चीज़ आपके यार 20th एलिमेंट तक है, आपके सिलेबस में केवल 20 एलिमेंट हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम अगर आप देखोगे आपके बुक में एक बड़ा सा टेबल दे रखा होगा लंबा सा, उसमें 20 तत्व दे रखे होंगे, जिसमें आखिरी कैल्शियम होगा, आखिरी में 20 इलेक्ट्रॉन है हमारे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें K L M और N, ठीक है, कितने भरने, K में 2 भरने, हमने 2 भर दिए। L में कितने भरने, हमें 8 भरने, 8 भर दिए। M में कितने भरने, 8, कितने हो गए, 2 8 10 और 18। अभी भी कितने बचे, 2 बचे। आपके सिलेबस में यार सिर्फ यहीं तक है, ये आगे भी जाता है। मान लो किसी का 24 होगा तो 24 के लिए n में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, 28 होगा तो क्या हो जाएगा, n में 8 हो जाएगा। ध्यान रखना, ये चीज़ रटनी नहीं है, समझ लो। ये चीज़ हमें सिर्फ आखिरी उसके दे रखी है, आखिरी तत्व तक की दे रखी है। जो आपके सिलेबस में आपको n की संख्या केवल 2 तक ही देखने को मिलेगी आपके सिलेबस में, ज़्यादा भी होती है। ठीक है, इससे कम भी हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। n की संख्या बोल रहा हूँ, सिर्फ n की संख्या। n की संख्या 2 से ज़्यादा आपको आपके सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करते हैं। एग्जाम्पल कराता हूँ नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, देखो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, K L M और N। K में कितने आते हैं, अधिकतम 2, L में अधिकतम 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास अब कितने बचे, केवल 5 बचे, तो हम यहाँ पर 5 भर देंगे। देखो मिनिमम कम से कम कितने भी भर सकते हो आप, लेकिन अधिकतम आप 8 ही भरोगे। ठीक है, अधिकतम 8 ही भरे जाएंगे, कम से कम कितने भी भर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, कैसे भरेंगे, K में कितने आएंगे, 2, यहाँ पर कितने बच गए, 6 बच गए, तो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, बस चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसके बाद आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ठीक है, परमाणु संख्या 9, कितने आएंगे, 2 और कॉमा में 7। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको, कैसे आया यहाँ तक समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं हम। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होती है 12। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनके। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, K में 2, कितने बचे, 10 बचे। L में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। हमारे पास कितने बच गए, 2 बच गए अभी भी, तो M में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है। अब चलो कैल्शियम का एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जो आपका आखिरी तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या होती है 20। 20 को कैसे भरोगे, K में कितने आएंगे, K में 2 आएंगे, कितने बचे, 18 बचे। 18 में से 8 आपने इसको दे दिया, L 10 बचे आपके पास, M को भी 8 दे दिया आपने, अब आपके पास 2 बचे। N में कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, आप अपनी अगर बुक में देखोगे तो पहले 20 तत्वों की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दे रखा है, इसी तरीके से, इसी प्रकार दे रखा होगा KLMN करके। और कैल्शियम जो है आपका आखिरी तत्व है। 9th क्लास के सिलेबस में पहले 20 तत्वों की बात की गई है केवल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का वितरण किस तरीके से किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन के वितरण के बाद ही हमें संयोजकता निकालनी होती है। तो संयोजकता के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाकर डाली हुई है, आप चाहो तो वो देख लो, नहीं तो यहाँ तो समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो अब निकालते हैं हम संयोजकता। संयोजकता यार वैसे पूरी वीडियो मैंने बना के डाल रखी है, चैप्टर नंबर 3 में भी कराया था, फिर अलग से एक वीडियो भी बनाई थी। आपको जो देखना है वो देख लो, यहाँ पर भी मैं समझा दूंगा अच्छे से। देखो संयोजकता कैसे निकालते हैं। अच्छा एक चीज़ और, जो आखिरी कक्ष में जो आखिरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आखिरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आखिरी कक्ष कोई भी हो, आखिरी मतलब जिसमें आखिरी बार इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, सबसे लास्ट में। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन बोर और ब्यूरी स्कीम के हिसाब से ये होता है कि बोर और ब्यूरी स्कीम के हिसाब से जब तक अंदर वाला कक्ष नहीं भरेगा, आप बाहर वाले को नहीं भर सकते। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है, शायद नहीं बताई होगी तो अब सुन लो कि जब तक अंदर वाले कक्ष को पूरा नहीं भर दोगे तब तक बाहर वाले कक्ष को हम नहीं भर सकते। हमने वही तो किया, देखो हमने पहले अंदर वाले को पूरा भरा, K को पूरा भरा, फिर इसको पूरा भरा, ऐसे तो नहीं करा ना हमने लास्ट में आखिर में N को दे दिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन, नहीं ना। कैल्शियम में 20 हैं तो हम N को 18 दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं करा। जब तक अंदर वाले कक्ष नहीं भरते तब तक हम बाहर वाले को नहीं भर सकते। ठीक है, चलो तो अब संयोजकता के लिए हम एग्जाम्पल सोडियम का ही ले लेते हैं। चलो यहाँ लिख लेते हैं सोडियम संयोजकता के निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ है आपको उसकी परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। परमाणु संख्या मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता होना चाहिए। अभी परमाणु संख्या भी बताऊंगा क्या होती है।
सबसे पहले संयोजकता निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस तत्व के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो सोडियम के अंदर हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता चल गया कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, 11। संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? KLMN, ठीक है। K में 11 है तो 2, 8 और 1, क्या यही इसका इलेक्ट्रॉन वितरण होगा? हाँ यही होगा। 2 भर दिया हमने, कितने बचे हमारे पास? 9 बचे। 9 में से 8 L को दे दिए, 8, 1 बचा, 1 M को दे दिया। अब संयोजकता कैसे निकाली जाती है ध्यान से देख सुनना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो संयोजकता निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को देखोगे। बाहरी कक्ष के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। बाहरी कक्ष कौन सा होता है? जिसमें सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन दिखे। किस में दिख रहा है आखिर में इलेक्ट्रॉन? N में है? नहीं, M में है ना, ठीक है। तो M जो है इसका कैसा कक्ष हो गया? सबसे बाहरी कक्ष हो गया। इसी कक्ष को हम बोलते हैं संयोजक कक्ष, इसे संयोजक कक्ष कहते हैं। M को संयोजक कक्ष बोलना है, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें कहा जाएगा संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाएगा? संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजक इलेक्ट्रॉन। और M को क्या बोलोगे? मतलब जो बाहरी कक्ष है, बाहरी कक्ष को संयोजक कक्ष भी कहा जाता है। इस बाहरी कक्ष के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस संयोजक कक्ष के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें संयोजक इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, वैलेंसी, संयोजकता और संयोजक इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। वैलेंसी कभी भी 4 से ऊपर नहीं होती है, ठीक है, यानी कि संयोजकता कभी भी 4 से ऊपर नहीं हो सकती। बात याद रखना, संयोजक इलेक्ट्रॉन 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन संयोजकता कभी भी 4 से ज्यादा नहीं होती है। अभी बता देता हूं कैसे। देखो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर देखते हैं। चलो, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बाहरी कक्ष में 4 से कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्ष में अगर 4 से कम हो तो वैलेंसी यानी कि संयोजकता निकालने के लिए हम उतने ही इलेक्ट्रॉन को उसकी संयोजकता बोल देते हैं। मतलब क्या हुआ? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी संयोजकता होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी वैलेंसी। संयोजकता किसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी। इस चीज को लिखना ध्यान से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 से कम है तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतनी ही उसकी संयोजकता होगी। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है, 1 है, 4 से कम है, ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? हम बोल सकते हैं कि सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई भाई? 1 हो गई। बात समझ में आई? कैसे निकालते हैं संयोजकता? संयोजकता होती क्या है यार? संयोजकता इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने की क्षमता होती है, बस, और कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे देखते हैं। तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 1। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं इस बार किसका एग्जाम्पल लें? चलो एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होती है वो 12 होती है। परमाणु संख्या मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता का निकालने के लिए परमाणु संख्या पता होनी चाहिए, पता चल गई। दूसरा स्टेप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, KLM और N निकालोगे। K में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, L में 8 और M में भी 2 भरेंगे, ठीक है, 12 हो गए पूरे। 2, 8, 10, 10 और 2, 12। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या 4 से कम है? हाँ बिल्कुल कम है। जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी उसकी संयोजकता होती है, यानी कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई? 2 ही हो गई, बस बात खत्म हो गई। कि ऐसी तो निकलती संयोजकता, बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब दूसरा वो करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 के बराबर हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 के बराबर हो बाहरी कक्ष में 4 के बराबर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो तो उतनी ही उसकी संयोजकता होती है, यानी कि संयोजकता भी कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का, सिर्फ कार्बन का, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या 6, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है, हमने 6 भर लिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, संयोजकता निकालने के लिए दूसरा स्टेप होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया भाई, 2,4। बाहरी कक्ष कौन सा हुआ? L के अंदर आखिरी बार इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो L हुआ इसका बाहरी कक्ष। L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4 इलेक्ट्रॉन आए। जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाए बाहरी कक्ष में, संयोजकता भी 4 हो जाती है, यानी कि कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा चलो, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 से बड़ी हो, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से बड़ी हो तो वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 में से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं। बात समझ में आई? अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से बड़ी हो तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। कैसे? चलो एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। चलो एक एग्जाम्पल, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लो अगर नहीं करा तो, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं, फिर आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। देखो क्लोरीन और सल्फर, 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको। क्लोरीन के अंदर एटॉमिक नंबर 17 यानी कि परमाणु संख्या 17, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। संयोजकता निकालनी है, संयोजकता निकालने के लिए पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए, पता चल गई। दूसरी चीज़ क्या करते हैं? KLMN यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, KLMN। 2 आ गए K में,
L में 8 आ गए, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर कितने बचे 7 बचे, तो M में आ गए 7। अब क्या हुआ, अब तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यार 4 से ज़्यादा हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 4 से ज़्यादा होगी तो उस केस में संयोजकता कैसे निकालते हैं, V = 8 - 7। बात समझ में आई। बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे 8 में से माइनस कर दो, उसकी संयोजकता निकल जाती है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी आई, 1 आई। लेकिन मान लो अगर मैं आपसे क्लोरीन की संयोजकता ना पूछ के संयोजक इलेक्ट्रॉन पूछ लूँ तो आप क्या करोगे, बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि क्लोरीन के अंदर कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं, केवल 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोरीन के संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। लेकिन क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, 1 है। ठीक है, याद रखना है संयोजकता कैसे निकलेगी, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो जाए बाहरी कक्ष में तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता निकालने के लिए 8 में से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन पूछ ले, संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजकता कैसे निकालेंगे, 8 माइनस संयोजक इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई आपको, संयोजकता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल करते हैं बहुत अच्छे कुछ। चलो देखो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा संयोजकता और इसको लेकर, ये नोट कर लिया था ना, पीछे कर लो, रिवाइंड कर लो, 10 सेकंड पीछे कर लो और नोट कर लो इसको। ठीक है, देखो तो अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आएगा। मान लो आपको एक तत्व दे दिया x की जो परमाणु संख्या है वो 16 है। आपको बोल दिया जाएगा कि x की परमाणु संख्या 16 है, यानी कि इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है। आपको इसकी संयोजकता बतानी है, इसकी संयोजकता कितनी होगी ये बताना है। चलो देखते हैं, इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन भी बताने, चलो मैं लिख देता हूँ क्या क्या बताना है आपको। संयोजक इलेक्ट्रॉन बताने सबसे पहले तो, और दूसरी चीज़ इसकी संयोजकता भी बतानी है। ठीक है, 2 चीज़ें बतानी है, संयोजकता और संयोजक इलेक्ट्रॉन। चलो संयोजकता या संयोजक इलेक्ट्रॉन बताने के लिए सबसे पहला स्टेप ये पता होना चाहिए, पता चल गया। दूसरा स्टेप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, KLMN लिख लिया, 2 8 6, क्या यही होगा, 2 कितने बचे 14, 14 में से 8 इसको दे दिए, 10 हो गए, 10 और 6 16 हो गए। ठीक है, 16। बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है, बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6 आ गए। बात समझ में आई, बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजक इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6 आ गए। ये बात क्लियर हो गई। संयोजकता कैसे निकालते हैं भाई, संयोजकता के लिए हमारे पास 3 केस होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी संयोजकता होगी, अगर इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4 ही उसकी संयोजकता होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो 8 में से माइनस कर देते हैं, यानी कि इसकी संयोजकता कैसे निकलेगी, 4 से ज़्यादा है तो संयोजकता निकलेगी V = 8 - 6। बात क्लियर है, V मतलब संयोजकता। ठीक है, V मतलब संयोजकता, वैलेंसी। 8 - 6 कितनी आ गई इसकी संयोजकता, 2 आ गई। संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने आए, 6 आए। संयोजकता कितनी आई, 2 आई। ठीक है, आंसर आपको ऐसे देना होगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बात क्लियर हुई आपको किस तरीके से इलेक्ट्रॉन वितरण होता है, संयोजकता क्या होती है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। देखो, जब आप 10th क्लास में आओगे तो आप 2 तरीके की संयोजकता के बारे में पढ़ोगे, 2 तरीके की संयोजकता के बारे में पढ़ोगे। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, कोई टीचर नहीं बताएगा, ध्यान से सुनना है। 2 तरीके की आपकी संयोजकता होती है, एक होती है वैद्युत संयोजकता, एक होती है आपकी सह संयोजकता। वैद्युत संयोजकता और सह संयोजकता, अब बताता हूँ ये होती क्या है, ध्यान से सुनना है। देखो, जैसे NaCl है, हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था भाई, Na जो है, Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ऐसी संयोजकता या ऐसे आदान प्रदान करना, मतलब ये समझ लो कि जब इलेक्ट्रॉन का पूरे तरीके से आदान प्रदान होता है, मतलब ये Na एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा क्लोरीन को। बात क्लियर हुई, Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरा क्लोरीन को दे दिया होगा, इसके साथ शेयरिंग तो नहीं की होगी। ठीक है, शेयर तो नहीं किया होगा, मतलब इसके पास ज़्यादा थे तो इसने कहा कि तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन रख ले, शेयर नहीं किया, दोनों उससे काम नहीं करा ले, Na ने उसको परमानेंटली दे दिया। ठीक है, परमानेंटली दे दिया। इस तरीके की जो संयोजकता होती है उसे वैद्युत संयोजकता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत संयोजकता के अंदर, चलो आपको अगर सिंपल से डेफिनेशन बोलूं वैद्युत संयोजकता की, तो ये समझ लो कि वैद्युत संयोजकता वो संयोजकता होती है जिसके अंदर एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह या तो मतलब पूरी तरीके से आदान प्रदान होता है। ऐसे समझ लो यार, वैद्युत संयोजकता के अंदर एक परमाणु से दूसरे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान पूरे तरीके से किया जाता है, पूर्ण रूप से होता है। पूर्ण रूप से जिसमें आदान प्रदान हो जाए वो वैद्युत संयोजकता होगी। ठीक है, इसकी वैद्युत संयोजकता कितनी होगी, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास कौन सी संयोजकता होगी, वैद्युत संयोजकता होगी, क्योंकि सोडियम पूरी तरीके से ट्रांसफर करता है, पूरी तरीके से। ठीक है, बात क्लियर है, तो ये होती है वैद्युत संयोजकता। और एक होती है सह संयोजकता। सह संयोजकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, जैसे CH4। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लें हम CH4, देखो CH4
कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। कार्बन के पास आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, अभी ये समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th की चीज़ है, लेकिन सहसंयोजकता समझाना जरूरी है। सहसंयोजकता वो होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से आदान प्रदान नहीं होते, लेकिन उनकी शेयरिंग हो जाती है, उनको हम शेयर कर लेते हैं। 2 परमाणु मिलकर उन्हीं इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। अब देखो जैसे CH4 है, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1। ठीक है, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना। अगर आप इसके K में भरोगे तो यार K में कितना भरेगा? 1 भरेगा। और हमने लुईस के हिसाब से यही पढ़ा था कि जिसके बाहरी कक्ष में सबसे ज़्यादा भरे हुए, मतलब जिसका बाहरी कक्ष पूरा भरा हुआ हो इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके बाहरी कक्ष पूरे रूप से भरा हुआ हो, वो सबसे स्थिर परमाणु होता है। तो हाइड्रोजन सबसे स्थिर बनना चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन और लेके। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसके K में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे ना। तो ये हर एक हाइड्रोजन एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, ये वाला हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वाला हाइड्रोजन भी और ये वाला हाइड्रोजन भी। अब ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस वाले हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर लिया। बात समझ में आ रही है कैसे पूरा किया इसने? अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके सर्कल को देखो, हाइड्रोजन के सर्कल को देखो, क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं? हाँ बिल्कुल पूरे हैं। तो ये हाइड्रोजन कैसा हो गया? स्थिर हो गया। इसे हम कहते हैं सहसंयोजकता। क्या कहते हैं इसे हम? सहसंयोजकता। सहसंयोजकता वो संयोजकता होती है जिसके अंदर 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ना करके उनको आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, उनको आपस में बांट लेते हैं बराबर रूप से। ठीक है, बात क्लियर है आपको? 2 तरीके की संयोजकता होती है और ये आपके खैर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में तो नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता संयोजकता, या फिर आपकी जो एक्स्ट्रा विद्युत संयोजकता है वो नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए यार। जब आप 11th में जाओगे तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं हमारे लिए। ठीक है, चलो तो इतना बहुत हो गया मेरे ख्याल से। संयोजकता के अंदर तो इतना बहुत हो गया। एक होती है वैद्युत और एक होती है सहसंयोजकता। ठीक है, दोनों ही मैंने आपको बता दी। चलो अब हम आएंगे परमाणु संख्या के ऊपर और द्रव्यमान संख्या के ऊपर। ठीक है, और जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। देखो परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कुछ भी नहीं है यार, सिंपल सी चीज़ है। एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उसे उसकी परमाणु संख्या कहेंगे। ठीक है, एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उसे उसकी परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो परमाणु संख्या बराबर में होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। बात क्लियर है आपको? एक परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे वो उसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो उसकी परमाणु संख्या होगी। ठीक है, अच्छा इसी चीज़ को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है। इसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? कि ये परमाणु उदासीन होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होना चाहिए। अगर ये परमाणु आवेशित परमाणु है तो उस समय पर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसकी परमाणु संख्या नहीं बोल सकते, यानी कि परमाणु संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगी। ध्यान रखना, क्यों नहीं होगी? चलो इसका भी रीजन दे देते हैं। चलो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं Na का। सोडियम बहुत कॉमन सी चीज़ है यार। सोडियम के पास अभी 11 इलेक्ट्रॉन है और ये उदासीन परमाणु है, इसके ऊपर आपको कोई आवेश दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ठीक है, आवेश आता कब है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। तो अभी इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, तो इस केस में इसके जितने इलेक्ट्रॉन है वो उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं थॉमसन के मॉडल में, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। ये बात समझ में आई? अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम इसकी परमाणु संख्या बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन भी है। अब मान लो आपके पास ऐसे करके आ जाए Na+। अब क्या हुआ? प्लस कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ठीक है, प्लस कब आता है यार? जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है ना, मतलब वो बहुत पॉजिटिव फील करता है, उसने किसी को दान दे दिया, बहुत पॉजिटिव फील करता है, तो इसलिए इसके ऊपर प्लस का चार्ज, ठीक है, धन आवेश आ जाता है। तो Na+ ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, है ना। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10 बचे ना, पहले 11 थे भाई, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, अब कितने बचे? 10 बचे। अब क्या इसकी परमाणु संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी? नहीं, इसकी परमाणु संख्या तो 11 होती है, इसके अंदर प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, प्रोटॉन हमेशा उतने ही रहते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, प्रोटॉन उतने ही रहते हैं। इसकी परमाणु संख्या अभी भी 11 ही होगी, लेकिन आप परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बोल सकते, ठीक है। हालांकि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे? देखो कभी कभी ना ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है आपकी बुक में, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि Na+ लिखो, Mg2+ लिखो, तो मैंने आपको समझा तो दिया है वैसे, चलो समझ लेते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, K L M और N, ठीक है, K L M और N
कितना आएगा 2,8। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। संयोजकता अगर कोई पूछे आपसे, संयोजकता बाहरी कक्ष पूरा भरा हुआ है, जब भी बाहरी कक्ष पूरा भरा हुआ होगा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो संयोजकता 0 हो जाती है। ध्यान रखना, जब भी बाहरी कक्ष पूरा भरा हुआ होगा संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन में, चाहो तो चौथा पॉइंट डालकर लिख लो। चलो मैं लिखवा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 8 हो जाए, बराबर में 8 हो जाए तो संयोजकता कैसी हो जाती है, 0 हो जाती है। ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या या 2 हो या 8 हो बाहरी कक्ष, क्योंकि बाहरी कक्ष के भी हो सकता है, ठीक है, बाहरी कक्ष के भी हो सकता है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। अगर आप हीलियम का लिखोगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, के में 2 ही आ पाएंगे, तो बाहरी कक्ष पूरा भरा हुआ है। जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर लिख लो, या तो 2 हो या 8 हो, दोनों में से कोई एक हो, या तो 2 हो या 8 हो बाहरी कक्ष में संयोजक इलेक्ट्रॉन, या तो 2 हो या 8 हो, तो वैलेंसी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, संयोजकता 0 हो जाती है। तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, Na+ की संयोजकता क्या हो गई, 0 हो गई। बात क्लियर है, समझ में आई ये बात? इसकी संयोजकता क्या हो गई, 0 हो गई। इसके पास संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन वो संयोजक इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है आपको? Na और Na+ में डिफरेंस है। Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, कोई भी आवेश नहीं था। इस केस में हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या बराबर हैं, कह सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन जब भी इसके ऊपर कोई आवेश आ जाएगा, जब भी आवेशित परमाणु हो जाएगा, तो आवेशित परमाणुओं के लिए आप इस चीज को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को परमाणु संख्या नहीं बोल सकते। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 12। क्या मैग्नीशियम और Mg2+ की परमाणु संख्या बराबर होगी? परमाणु संख्या बिल्कुल बराबर होगी, लेकिन क्या इनके इलेक्ट्रॉन बराबर है? नहीं। 2+ है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। इसकी संयोजकता निकालें या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, K L M और N, 2,8, संयोजकता 0, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं कभी कभी। अच्छा, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ना, माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना। क्लोरीन Cl-, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखा है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8, यानी कि पूरा भरा हुआ है, संयोजकता 0, ठीक है। क्लियर है आपको किस तरीके से संयोजकता निकालनी है, किस तरीके से परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है। चलो, तो परमाणु द्रव्यमान को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। चलो, इसको नोट कर लो। अब इसके बाद हम करते हैं हमारा द्रव्यमान संख्या। देखो, द्रव्यमान संख्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान बराबर चीज़ें होती हैं, ठीक है। द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों ही कैसी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल बराबर चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना। देखो, इसमें भी दे रखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ इसमें से। खैर, बुक की तो परमाणु द्रव्यमान कहाँ है, हाँ मेरा, ठीक है। देखो, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम परमाणु द्रव्यमान संख्या। कौन सी संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या निकाली जाती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर। द्रव्यमान संख्या होती क्या है यार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल योग। आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है, ठीक है, उसके अंदर उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होती है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको छोटा सा लिखते हैं यहाँ पर, प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ, क्या बोला मैंने, न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। चलो जैसे कार्बन लेते हैं, चलो कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी के पास, अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मान लो किसी के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है आपके 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उसके पास 6 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उसके पास 6 हैं, यानी कि उसकी परमाणु संख्या कितनी है, 6 है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है उसके पास, 6 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। अच्छा, परमाणु संख्या को हम Z से लिखते हैं, ध्यान रखना, परमाणु संख्या को Z से दर्शाया जाता है, कैपिटल Z से, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से दर्शाया जाता है, कैपिटल A से, ठीक है, परमाणु संख्या को कैपिटल Z से और द्रव्यमान संख्या को A से। तो इसके लिए A की वैल्यू क्या होगी, A का मतलब द्रव्यमान संख्या, कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, n कितने, न्यूट्रॉन कितने, 6 है, तो इसका द्रव्यमान कितना आ गया, 12U आ गया। और द्रव्यमान संख्या ही परमाणु द्रव्यमान भी होती है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या भी परमाणु द्रव्यमान होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या क्या होती है, दोनों बराबर चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी एक तत्व है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन थे, 6 न्यूट्रॉन थे, हमने दोनों को ऐड कर दिया, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, 12, ये कार्बन है, ठीक है, समझ में आई ये बात, क्लियर है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलो एक और ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन O2 ले लो या ऑक्सीजन लिख लो, चलो O2 लिख लेते हैं यार, ठीक है। O2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8, O2 के अंदर नहीं, सिर्फ O के अंदर, चलो सिर्फ यार O लिखो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन की,
ये हमारा वो है, सिर्फ हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, इसके अंदर प्रोटॉन भी 8 होंगे और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो सकती है जब तक आवेश ना हो तब तक, जब तक आवेश ना हो तब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो परमाणु द्रव्यमान आएगा, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, आपको बोला जाएगा कि एक तत्व के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है और इतने न्यूट्रॉन है, उसका परमाणु द्रव्यमान बताओ। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। तो कंफ्यूज मत होना, चाहे तो आपको परमाणु द्रव्यमान दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, और आपसे प्रोटॉन की संख्या पूछ रखी होगी। चलो अभी एक क्वेश्चन करा देता हूँ ऐसा, देखो। तो इसके लिए परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन नहीं होते हमारे पास तो हम इलेक्ट्रॉन को भी यूज़ कर सकते थे। कब तक यूज़ कर सकते थे, जब तक इसके ऊपर कोई आवेश ना हो तब तक, ठीक है। कितना हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8 + 8, कितना आया आंसर, 16U। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। चाहो तो 3rd चैप्टर खोल के देख सकते हो, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा। अब इसी के ऊपर एक और तरीके से क्वेश्चन आता है, वो कैसे क्वेश्चन आता है, देखो। एक क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे एक तत्व है, ठीक है, कोई भी एक तत्व ले लेते हैं X, इसकी जो द्रव्यमान संख्या है, चलो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, इसका जो हमें परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान दे रखा है वो हमें दे रखा है 23। मान लो इसका परमाणु द्रव्यमान हमें दे रखा है 23, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, इसका परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 23, ठीक है। और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं 12, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूट्रॉन दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं 12, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है इसका, 23U। U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, इकाई, परमाणु इकाई द्रव्यमान, ठीक है। ठीक है, चलो देखो, अब हमें न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं, 12। अब हमें पूछा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पर इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकते हो, एक कंडीशन पे, जब तक परमाणु आवेशित ना हो तब तक, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताने हैं, कैसे करेंगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या के बराबर भी होता है, हमने A लिख लिया, बात क्लियर है, हमने इसको A लिख लिया। तो हमें A बराबर में N, या फिर ऐसे लिखो, या तो प्रोटॉन हो हमारे पास या फिर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। दोनों को ही हम न्यूट्रॉन से जोड़ दें तो हमारी द्रव्यमान संख्या निकल जाती है, परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। ये बात तो क्लियर है आपको। दोनों को ही हम या तो न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को जोड़ दो, क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर हो सकते हैं, उदासीन परमाणु बराबर होते ही हैं पर उदासीन परमाणु में, ठीक है। तो ए हमें दे रखा है 23 लिख लिया हमने। इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, और न्यूट्रॉन हमें दे रखे हैं 12। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस 12 को इधर भेज दें, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। E = 23 - 12, ये बात क्लियर हुई। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, 12 में से माइनस करोगे तो 11 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी कि ये कौन सा है, वो है, कौन सा तत्व है ये, 11 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, अभी एग्जाम्पल दिया था आपको, सोडियम, ठीक है। कभी कभी आपसे तत्व भी पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तत्व बता दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से बता देना। मान लो यहाँ से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन बोला होता कि आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो और फिर उसका तत्व भी बताओ वो कौन सा तत्व है, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लिया, यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने निकाल लिया। ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या तो आप इलेक्ट्रॉन लिख लो या नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख लो। कितने इलेक्ट्रॉन आए बाद में, कितने इलेक्ट्रॉन आए या कितने प्रोटॉन आए, कितने प्रोटॉन आए इसके पास, 11 प्रोटॉन आए। और 11 प्रोटॉन किस कौन से तत्व के पास होते हैं, सोडियम के पास होते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपका जितना भी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे अपना समस्थानिक और संभारिक वाला टॉपिक।